सुप्रभात छात्रों, कैसे हो बच्चों। फोर्थ सेमेस्टर की बहुत डिमांड आ रही थी कि मैम फोर्थ सेमेस्टर के भी पढ़ा दीजिए, तो हमने सोचा चलो फोर्थ सेमेस्टर की भी क्लासेस शुरू कर देते हैं। तो आज से हम फोर्थ सेमेस्टर की क्लास शुरू करेंगे। वैसे तो हम आपको थोड़ा बहुत पढ़ा चुके हैं फोर्थ सेमेस्टर में, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में थोड़ा बहुत पढ़ा चुके हैं, लेकिन हम शुरू से शुरुआत करेंगे, है ना। तो आप जो पढ़ चुके हो वो भी आपको पढ़ना है ना, और जो नहीं पढ़ा है वो तो पढ़ना ही है। तो आपका जो पहला अध्याय है उसके अंतर्गत आप उच्चारण शिक्षण के तत्व, उच्चारण शिक्षण के दोष, उच्चारण शिक्षण को दोष को दूर करने के उपाय, और पठन और लेखन। पठन मतलब मौन पठन और सस्वर वाचन, मौन वाचन, ये सब आप पढ़ चुके हो, लेकिन आपको फिर से एक बार रिवाइज करना है, फिर से आपको पढ़ना है। तो आज से हम शुरू करते हैं आपका फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत उच्चारण शिक्षण। चलिए आइए पढ़ते हैं उच्चारण शिक्षण। उच्चारण शिक्षण के अंतर्गत उच्चारण शिक्षण की अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो उच्चारण शिक्षण के अर्थ आ सकता है उच्चारण शिक्षण का, या उच्चारण शिक्षण के तत्व आ सकते हैं, है ना। तो अब हम पढ़ते हैं उच्चारण शिक्षण। देखिए, बोलने में ध्वनि व्यवस्था बल, लय, स्वराघात, गति और विराम का समुचित प्रयोग करना ही उच्चारण है। अभी हम इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, बल पर, स्वराघात पर और गति पर, ये सब क्या होता है ना। इन सब चीज़ों का ये क्या है, ये तत्व हैं। बोलने में ध्वनि व्यवस्था, बल, लय, स्वराघात, गति और विराम का समुचित प्रयोग करना ही क्या है, उच्चारण है ना। इन सब चीज़ों का सही उपयोग करना क्या है, शुद्ध उच्चारण है। अब हम पढ़ेंगे उच्चारण के तत्व। देखिए, उच्चारण के आपके अगर 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, अगर उसमें केवल आपका आया कि उच्चारण के तत्व बताइए, तो उसके अंतर्गत आपको बस इतना ही लिखना है। सबसे पहले क्या है, ध्वनि व्यवस्था। शुद्ध उच्चारण के लिए संस्कृत ध्वनियों की व्यवस्था का ज्ञान आवश्यक है। ध्वनियों का ज्ञान कैसे होता है, उच्चारण स्थान पता करने से। कौन से शब्द का उच्चारण का हमने आपको पढ़ाया था, अकु विसर्य नाम कंठा, इचु यशा नाम तालु, है ना, ये सब पढ़ाए थे। तो ये क्या, ये उच्चारण, ये ध्वनि व्यवस्था थी, ठीक। अब बल, वर्ण उच्चारण में समुचित बल ही देना चाहिए। बल का मतलब होता है जोर देना किसी भी बात पे। अगर किसी को बुलाना है तो उस बात पे ज़्यादा तेज़ी से बोला जाता है। जैसे कि हम बुलाएं कि शिवम शिवम, तो माँ पे ज़्यादा जोर दिया गया, है ना। तो इसी तरह की जिस शब्द पर आपको बल के शब्द पर ज़्यादा लगाना है और किस शब्द का पर कम लगाना है। तो इस प्रकार से ये तो हो गया बल। अब लय, प्रभावपूर्ण उच्चारण के लिए उसमें लय भी होनी चाहिए। जैसे कि हम पद्य पढ़ते हैं कोई, या कोई श्लोक पढ़ते हैं, जैसे कि हम कहें कि काग चेष्टावको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। अगर इस बात को अगर हम ऐसे करेंगे स्वान निद्रा, अगर हम इस बात को बहुत जल्दी से कह दें, लयबद्ध तरीके से ना कहें, तो उसका शिक्षण प्रभावपूर्ण नहीं रहेगा। अब हम कह दें कि काग चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च, तो वो थोड़ा सा अच्छा प्रभाव नहीं डालेगा। अब हम कहते हैं कि स्वान निद्रा, काग चेष्टा श्वान निद्रा, इस तरह से अगर हम लयबद्ध तरीके से बोलेंगे तो उसका प्रभाव थोड़ा सा अच्छा पड़ेगा, है ना। इसके बाद स्वराघात। स्वराघात का, अब इसको जिसका मतलब समझ में नहीं आता उसको थोड़ा अलग अलग कर देते हैं। स्वर धन आघात, अर्थात स्वर का जहाँ पे आघात पड़े, मतलब कहाँ पे स्वर को बहुत तेज़ी से बोलना है और कहाँ पे स्वर को बहुत धीरे से बोलना है। आरोह और अवरोह, मतलब कहाँ पे रुकना है और कहाँ पे नहीं रुकना है। तो स्वराघात का समुचित या आरोह अवरोह भी उच्चारण के लिए, समुचित आरोह अवरोह भी उच्चारण के लिए आवश्यक है। अब गति, प्रभावपूर्ण उच्चारण के लिए उसमें सामान्य गति का होना आवश्यक है।
जैसे कि अब हम अगर इसी शब्द को अगर हम पढ़ें कि प्रभावपूर्ण उच्चारण के लिए उसमें सामान्य गति का होना आवश्यक है। अब इस बात को अगर हम एक सामान्य गति में कहें कि प्रभावपूर्ण उच्चारण के लिए उसमें सामान्य गति का होना आवश्यक है, तो ये क्या है? ये गति है पढ़ने के, कि बहुत जल्दी जल्दी ना पढ़ा जाए और बहुत धीरे धीरे ना पढ़ा जाए, तो ये क्या हो गई? गति हो गई। इसके बाद विराम चिन्हों का प्रयोग सही होना चाहिए। शुद्ध उच्चारण एवं वाक्य की सरलता के लिए विराम चिन्हों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे कि हम कहते हैं, अगर कोई जा रहा कि रोको, उसे जाने मत दो। अब हम कहाँ पे रुके? रोको पर रुके हैं कि रोको, उसे जाने मत दो। ठीक। अब अगर हम इसी बात को ये कहें कि रोको मत, यहाँ पे हम रुक जाते हैं, उसे जाने दो, तो उसका मतलब बदल जाएगा कि रोको मत, उसे जाने दो, है ना। तो विराम चिन्हों का अगर सही प्रयोग उच्चारण में किया जाएगा तो उच्चारण शिक्षण प्रभावी होगा। तो ये तो थे उच्चारण शिक्षण के तत्व। क्या क्या थे? ध्वनि व्यवस्था, बल, लय, स्वराघात, गति और विराम। अब देखते हैं उच्चारण शिक्षण के दोष के कारण क्या हैं। अब पहले तो उच्चारण शिक्षण के दोष लिखे जाएं, तो फिर दोष तो यही होंगे ना जिस कारण से बनते हैं, है ना। तो उच्चारण शिक्षण के दोष हैं, सबसे पहले संस्कृत ध्वनियों एवं उनके उच्चारण स्थान का अपूर्ण ज्ञान होना। या कि शा और सा में सब लोग अंतर कर देते हैं, है ना। तो ये किसकी वजह से अंतर होता है? उच्चारण स्थान न जानने की वजह से। तो सबसे पहले तो उच्चारण स्थान जानना बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बाद ध्वनि व्यवस्था, लय, बल, स्वराघात, गति, विराम आदि उच्चारण तत्वों के ज्ञान का अभाव। ये जो तत्व बताए गए थे ऊपर, अगर इसका ज्ञान किसी को नहीं होगा तो भी उच्चारण में दोष उत्पन्न हो जाएंगे। इसके बाद कंठ, तालु, नासिका, ध्वनि यंत्रों में विकार के कारण भी उच्चारण दोष होता है। विकार का मतलब जैसे कि किसी की नाक, कोई नाक के स्वर से बोलता है ना। किसी के कंठ में जो तालु होता है वो सही नहीं होता है, तो उसकी भी आवाज़ सही से नहीं निकलती है, तो उसका भी उच्चारण सही नहीं होता है। कुछ क्षेत्रीय बोली के प्रभाव के कारण भी छात्र अशुद्ध उच्चारण करते हैं। जैसे कि कहीं कहीं पर ला के बदले ना बोला जाता है, जैसे कि बाल्टी को बांटी बोलते हैं कुछ लोग, है ना। तो इस तरह से अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकरण बोलते हैं। जैसे कि बिहार में रा को रा बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से क्षेत्रीयता का प्रभाव भी बहुत पड़ता है किस पे? उच्चारण शिक्षण में। और अध्यापक के अशुद्ध उच्चारण के कारण भी छात्र अशुद्ध उच्चारण करते हैं। यदि अध्यापक ही इनका उच्चारण सही नहीं होगा तो छात्रों का उच्चारण भी सही नहीं होगा। तो ये तो उच्चारण शिक्षण के दोष के कारण थे। अब अगर आपसे उपाय पूछ लेगा कि उच्चारण शिक्षण दोष को दूर करने के उपाय बताइए। अब उपाय के लिए भी आपको यही लिखना है। जैसे कि इसमें ये लिख दिया है कि संस्कृत ध्वनियों एवं उनके उच्चारण स्थान का अपूर्ण ज्ञान होना। लेकिन अब जब आपसे इसके उपाय पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे कि संस्कृत ध्वनियों एवं उनके उच्चारण स्थान का पूर्ण ज्ञान करवाना, है ना। ये क्या हो गया? उपाय हो गया। इसमें लिखा है तत्वों के ज्ञान का अभाव। और आपको अगर उपाय पूछे जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे? ध्वनि व्यवस्था, लय, बल, स्वराघात, गति, विराम आदि तत्वों का ज्ञान कराना, है ना। तो ये उपाय हो गए। ऐसे ही ध्वनि यंत्रों के विकार का समुचित उसका इलाज करवाना, ये हो जाएगा उपाय के अंतर्गत, है ना। तो और अध्यापक को शुद्ध उच्चारण करने का अभ्यास करना, ये हो जाएगा। तो उच्चारण दोष के जो कारण है उसी में उनके उपाय छिपे हुए हैं, इसलिए हमने उसको अलग अलग नहीं किया है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। और सारे बच्चों को कमेंट ज़रूर करनी है जिससे हमें ये पता चल सके कि कितने बच्चे हमसे जुड़ गए हैं। और बहुत दिनों से आप लोगों से बात भी नहीं हुई है, तो हमें पता चल जाएगा कौन कौन मिस कर रहा है हम लोगों को, टीचर्स को, है ना। तो सारे बच्चों को एक बार लाइक करना है और शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है ना। तो
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।